हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट किया था। ठीक है, हम 2 पेपर पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। आज आपके लिए तीसरा पेपर लेके आए हैं। रीजनिंग के पार्ट हमारा क्या है, रीजनिंग का पार्ट है, और रीजनिंग के पार्ट में 25 में से 25 नंबर कैसे कनेक्ट करें ये हम आपको बताते हैं। तो बच्चों देखो, इनके क्वेश्चन किस प्रकार आप जो मैं सीरीज करा रहा हूँ आपको, उस सीरीज से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा जब तक आपका पेपर होगा कि आपके पेपर में आता क्या है, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, किस प्रकार पैटर्न चल रहा है रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 25 मार्क्स और 25 के 25 कवर करना। ठीक है, तो इसीलिए इनको कवर करने के लिए आपको उसकी थ्योरी के वो किस प्रकार कनेक्टेड कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉन वर्बल ज़्यादा आ रही है या वर्बल ज़्यादा आ रही है, वो आपके क्वेश्चन आपको पता चलता है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखते हो। तो इसीलिए मैं आपको हर पेपर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये क्वेश्चन सोल्व किस प्रकार होगा, इसकी क्या कंडीशन, क्या लॉजिक, किस प्रकार क्वेश्चन की सिक्वेंस चलाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास चलते हैं इस क्लास में कि आपका शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये, और ये है आपके साथ पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बच्चों सीरीज का है। देखो, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज के क्वेश्चन में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि क्या रूल होने चाहिए, किस प्रकार उस क्वेश्चन करोगे। तो देखो, ये सीरीज में 5 डिजिट दिए गए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, कुछ भी समझ में ना आए तो आप अंतर किया करो। ठीक है, अंतर करने के बाद आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें कोई लॉजिक पैटर्न आपको लग रहा है तो ठीक है, आगे की तरफ चलो, अदरवाइज छोड़ दो। फिर आप मल्टीप्लाई सोचो कि वो मल्टीप्लाई में जो सेकंड डिजिट है वो पहले डिजिट का कितना मल्टीप्लाई। एज इट इज मल्टीप्लाई कभी नहीं होता बच्चों, वो कुछ ना कुछ ऐड या माइनस करके चलता है। जैसे बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो अंतर आया है, ये अंतर बच्चों, यहाँ पर जो अंतर है वो हम कहेंगे कि 3 का अंतर है। फिर बच्चों ये इसका मल्टीपल है, ये क्या है, इसका मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल है ये, तो हम कहेंगे ये इसका 4 मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि गैप तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, मल्टीप्लाई देखने पर पता चल रहा है कि ये इसका मल्टीपल है। नेक्स्ट वाले में फिर थोड़ा सा गैप कम है, तो यहाँ पर गैप क्या आया, 15। तो 3 गैप मैंने लिखे कि पहले 3 का गैप आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई चल रहा है, फिर गैप 5 का आ रहा है। तो सर सिक्वेंस बन रही है कि पहले 3 का गैप है, फिर 4 मल्टीप्लाई, फिर 5 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसका। ठीक है, क्या होगा इसका, ये 6 मल्टीप्लाई होगा। तो आगे बच्चों क्या होना चाहिए, 7 ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 4 5 बन जाएगा। तो मेरा बच्चों, जब आप किसी क्वेश्चन की सीरीज को देखते हो तो सबसे पहले सीरीज में आप उसका डिफरेंस करोगे। डिफरेंस भी 3 या 4 डिजिटों का करो। कोई लॉजिक या पैटर्न समझ में आता है तो आगे चलो, अदरवाइज छोड़ के आप उसकी मल्टीप्लाई सोचो। मल्टीप्लाई नहीं है तो मैंने आपको जो रूल स्क्वायर एंड क्यूब के जो बताए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों, इसका सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डाइस। देखो, बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि ओपन डाइस ज़्यादा यूज हो रही है ना। एक डाइस ओपन भी आ रही है तो कभी कभी हमारे पास क्लोज डाइस भी आ जाती है, ओपन डाइस ज़्यादा देखने को मिलती है। कहता है कि एक डाइस है, इस डाइस के एफ के फेस के अपोजिट में क्या जाएगा। तो जब कभी भी डाइस आपकी ओपन होती है तो आप क्या करते हो, एक बॉक्स छोड़ के अगले पे देखते हो। तो यहाँ तो एफ और जे का पहले ही ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसका मतलब एफ के अपोजिट साइड फेस क्या जाएगा, जे जाएगा बच्चों। अगर पूरा कंप्लीट कहें तो एच के अपोजिट साइड फेस क्या जाएगा बच्चों, डब्ल्यू। तो एफ का फेस क्या है अपोजिट में, जे है। एच के अपोजिट में क्या जाएगा बच्चों, डब्ल्यू। और क्यू के अपोजिट में क्या रहेगा, फिर हमारे पास ई रहेगा बच्चों। ये हैं एक दूसरे के अपोजिट फेस। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि फेस ऑप्शन में बनाए गए, कहता है कि इसका कौन सा फेस बन सकता है। तो आपको पता है बच्चों, जो जिसके सामने जिसके अपोजिट में आ गया वो ऑप्शंस में जो फेस दिखाए गए हैं उसके साथ में रिपीट नहीं हो सकता। यही हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें तो बस सीधा सा पूछा है एफ के अपोजिट में क्या दिया गया है, तो एफ के अपोजिट में बच्चों क्या है हमारे पास, जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिर अगेन सीरीज, मतलब इस पेपर में 2 सीरीज तो आ चुकी हैं।
सेकंड पहला था, सेकंड भी, थर्ड भी हमारे पास सीरीज है। तो फिर बच्चों कुछ समझ में नहीं आया तो अंतर करेंगे। यहाँ पर अंतर बच्चों क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 का। नेक्स्ट में चले तो यहाँ पर बच्चों अंतर क्या जा रहा है, 6 और 2 8 का अंतर आ रहा है। 1 और 8 में लॉजिक नहीं समझ में, एक और अंतर करो। यहाँ पर अंतर हम करते हैं तो अंतर बच्चों 27 का आ रहा है। अब कुछ पैटर्न समझ में आया कि जो सीरीज में जो अंतर चल रहा है, जो गैप चल रहा है, वो क्या चल रहा है, एक क्यूब चल रहे हैं, 1 की क्यूब्स। पहले में गैप क्या आया बच्चों, 1 की क्यूब्स। सेकंड में जो गैप आया वो 2 की क्यूब्स। 3 जो गैप आया वो 3 की क्यूब। और यहाँ पर फिर इसका मतलब 64 4 की क्यूब। और यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, 5 की क्यूब, 125 का गैप आना चाहिए। मतलब इसमें 125 को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा। 8 और 5 बच्चों हो गया 12, 9 और 2 11 और 1 12, और हमारे पास आ गया बच्चों ये 322। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब भी कोई सीरीज आती है बच्चों, ऑप्शन के डिफरेंस किया करो, डिफरेंस के बाद आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मिरर इमेज क्या आ रही है बच्चों, मिरर इमेज। मिरर इमेज का भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। मिरर इमेज का क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है हर पेपर में। जो हमने 2 सेट किए, हर पेपर में एक क्वेश्चन। मैंने आपको मिरर इमेज का सीधा सा फंडा बताया, क्या कि आपके पास जो पेपर में दिया गया है, आप इसको पेज के किसी कॉर्नर पर लिखो एज इट इज। कहने का मतलब है आपको नकल करनी है, इसको एज इट इज किसी भी कॉर्नर पर रखो। कॉर्नर पर एज इट इज रखोगे बच्चों, एफ है, फिर एच है, फिर एम है, फिर एस है और फिर 1 है। तो फिर मैंने क्या कहा, एज इट इज आपके रफ सीट पे किसी भी कॉर्नर पे लिखने के बाद थोड़ा सा दबाव दे के लिखोगे। फिर बैक साइड में पेज को या तो लेफ्ट या राइट की तरफ से उसको फोल्ड करो। तो राइट और लेफ्ट जब लेके जाओगे तो पीछे जो इमेज आएगी बच्चों, मैंने क्या कहा, पेज सिर्फ लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होना चाहिए। अगर जो पेज के लेफ्ट और राइट के बैक साइड में जो इमेज आपको नजर आएगी वो आपकी मिरर इमेज होती है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी कि एफ की क्या चीज इमेज बनेगी, एम की क्या बनेगी। मैंने क्या कहा, आप इस वर्ड को, इस अल्फाबेट को, इस आकृति को एक रफ शीट के किसी कॉर्नर पे उतारो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट इसको चेंज करो, जो इमेज बैक आएगी वो एक मिरर इमेज बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मिरर इमेज यही कहती है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो इसमें क्या ऑप्शन बना बच्चों, हमारा 1 हमारे पास यहाँ पर आएगा आगे की साइड में। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अगर उल्टा हो रहा तो इसका मतलब वाटर इमेज बन रही है। फिर बच्चों एस आएगा, एस अपोजिट में जाएगा ऐसे। फिर एम सेम रहता है बच्चों। ठीक है, एच की कंडीशन हमारे पास है, फिर एच की तरफ जाएगी, फिर एफ की कंडीशन भी जाएगी और फिर 2 भी जाएगा बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या बना भाई, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का भी प्रत्येक का एक एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। कहता है पेंटागन जो है वो नेविक सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करती है, सर्कल जो है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और रोम्बस जो है वो हमारे पास अनएजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये पेंटागन ये है सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करती है, सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रोम्बस जो है वो अनइंटेलिजेंट पर्सनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, कितनी महिलाएं, महिलाओं के बारे में पूछ रहा है पर अनपढ़ नहीं है, नाविक होनी चाहिए पर अनपढ़ नहीं। फीमेल के बारे में मतलब सर्कल के अंदर आंसर है बच्चों। क्या पूछ रहा है, फीमेल चाहिए उसका, इसका मतलब सर्कल के अंदर। नोट किसके साथ लगाया उसने, अनपढ़। मतलब इसके अंदर ये जो हमारे पास रोम्बस है, इसके जो पेंटागन दिया गया है, इसके अंदर से हमारे पास वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब नाविक होना चाहिए। तो क्या आना चाहिए बच्चों, 14 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज। पर सीरीज किस में बनाई गई है, एनालॉजिक्स में सीरीज बनाई गई है, जो है वो नॉन वर्बल में बनाई गई है, पिक्चर के अकॉर्डिंग की सीरीज बनाई गई है बच्चों। ठीक है, तो कहता है बताओ 4th आकृति कैसी होगी। तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा कि ये जो सीरीजें होती हैं, जो नॉन वर्बल की जो सीरीजें होती हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं,
और ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट मूव्स करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट, पहले मैंने इसको पकड़ा स्क्वायर को, स्क्वायर यहाँ पर, इसका मतलब ये एक यहाँ से एक घर या 90 डिग्री हमारे पास आ गया क्लॉकवाइज में, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, फिर इसका मतलब इसकी आकृति यहाँ होनी चाहिए। और जो ये ब्लैंक है ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर की कंडीशन जा रही है, कभी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब अब नीचे है तो ऊपर आना चाहिए। फटाफट सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। सर 4 नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता। फिर बच्चों दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ लाइनों वाला, 2 2 4 और एक 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो इसका मतलब बीच में 2 लाइनें आनी चाहिए, 2 लाइनें आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। फिर एरो की बात आ गई बच्चों, एरो हमारा यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज है, अब यहाँ आना चाहिए और क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब इधर जाना चाहिए, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिंबल्स रीजनिंग। सिंबल्स रीजनिंग में भी कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर क्या है कि सिंबल्स को बदला नहीं गया, वहाँ पर ऑप्शंस में कहा गया है कि मैं किन 2 ऐसे सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं कि इक्वल टू वैल्यू हो। इसने बताया 7 आनी चाहिए। तो सर बच्चों मैंने आपको कहा कि आप 1 बाय 1 ऑप्शन टैली करेंगे, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 बन जाने के बाद लगता है कि तीनों गलत आ रहे हैं तो लास्ट के ऑप्शन पे आंसर लगा देते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पहले की। पहले में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दो। मतलब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने डिवाइड। तो बोर्ड मास यूज में सबसे पहले क्या होगा बच्चों, डिवाइड। डिवाइड से इसको किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। फिर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई 84 आ गया, माइनस का 84 प्लस का 86 प्लस 5, तो हमारे पास बन गया बच्चों ये 91 माइनस 85 इक्वल टू क्या चला गया, 7। इसका मतलब पहला ही क्वेश्चन है करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगले वाले ऑप्शनों को देखने की जरूरत भी नहीं है जब पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कहता है कि अगली आकृति क्या होगी। आकृति में बच्चों मैं बार बार रूल बता रहा हूं कि पहली आकृति अगर दूसरी के साथ लेके जा रहा है तो दूसरी तीसरी के साथ बनेगी। तो इसका मतलब यहां पर जो ये है फर्स्ट आकृति सेकंड आकृति के साथ रोटेट की गई है। कहता है कि फर्स्ट आकृति जो है सेकंड आकृति ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आया, इसका मतलब 45 90 डिग्री रोटेट की गई है। कितनी की गई है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगी। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आऊँगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब सर्कल इधर जाएगा, टेक्सचर सर्कल इधर जाएगा। ये वाली नहीं हो सकती, ये वाली नहीं हो सकती, या तो सेकंड या थर्ड होगी। फिर अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए बच्चों, नीचे आएगा, इसका ट्रायंगल ऊपर की तरफ, मतलब ये नहीं होगी। आंसर क्या चला गया, 4। सबसे पहले नॉन वर्बल में नेगेटिविटी निकालनी पड़ती है कि ये वाली आकृति ऑप्शन में तो आ ही नहीं सकती। तो जब नॉन वर्बल का पार्ट करते हो तो बच्चों नेगेटिविटी पहले चलती है कि ये हो नहीं सकती, ठीक है, तब जाके मेरी क्वेश्चन का आंसर फास्टली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर डाइस है, ये क्लोज डाइस है। पहली जो डाइस की हमने ओपन डाइस थी, ये क्या है कि क्लोज डाइस है, ठीक है। क्या है ये कि क्लोज डाइस है। क्लोज डाइस में अब पूछा गया है कि 5 के अपोजिट साइड का फेस कैसा होगा, 5 के अपोजिट साइड का फेस कैसा होगा। तो बच्चों मैंने आपको रूल बना रखे हैं, ठीक है, कि ये डाइस कौन सी है भाई, 5 और 2 7। इसका मतलब ये तो एक जर्नल डाइस है। जर्नल डाइस में मैंने आपको 3 रूल बनाए, ठीक है, कॉमन रूल, डबल कॉमन रूल एंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल, ठीक है। पर मैंने उससे पहले एक बात वही आपसे कही थी, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो और चाहे जर्नल डाइस हो, कोई भी डाइस हो, ऐसा कोई डिजिट हो वो हर डाइस में कॉमन चल रहा है। जैसे इसने पूछा 5 के अपोजिट साइड क्या जाएगा, तो 5 इस डाइस में भी बन रहा है और 5 इस डाइस में भी बन रहा है, ठीक है, और फिर उसके पास वाले दोनों डिजिट अलग अलग हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा डिजिट है जो 5 के अपोजिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर फेस पे कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, 5, तो एक डिजिट बच गया, क्या बच गया, 1। नहीं तो आप ये कहोगे कि 5 कॉमन है सर, और कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज चलते हैं। 5 के बाद क्या आया इसमें, 6, और 6 के बाद क्या आया बच्चों, 3। फिर उसमें भी जो कॉमन है उस कॉमन को कॉमन के नीचे रखो और क्लॉकवाइज ही चलोगे। 4 आया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2। तो कहेंगे 3 के अपोजिट साइड 2 है,
6 के अपोजिट साइड 4 है और 5 के अपोजिट 5 बन रहा है, मतलब 5 के अपोजिट साइड 5 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 1। जो बच जाता है डिजिट वो उसके अपोजिट चला जाता है। ये हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा क्रोमियम नियम यूज कर दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या बना बच्चों इसका 1, मतलब कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक आकृति है, कहता है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन से आकृति जो है वो इसमें अमेंडेड है, हमें ढूंढनी है। क्या ये आकृति इसमें आकृति में मैच हो रही है, क्या ये आकृति इस आकृति में मैच है, या ये आकृति इस आकृति में मैच है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार इनमें से कौन सी आकृति आपको क्वेश्चन आकृति में नजर आ रही है, और कहता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, कि आपको घुमाना नहीं है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब एज इट इज सेम टू सेम आकृति। कई बार ये वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम ये कह देते हैं सर थोड़ा सा घुमा के देखें तो आकृति वहां पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि रोटेट नहीं करना भाई। तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद मुझे ये सेकंड आकृति यहाँ पे नजर आ रही है, देखो बन रही है ना। तो सेकंड आकृति इस आकृति में इन्वॉल्व है। फर्स्ट भी नहीं दिखाई दे रही, सेकंड भी नहीं दिख रही थी, थर्ड भी नहीं दिख रही और फोर्थ भी, तो सेकंड आकृति इस आकृति में इन्वॉल्व है। तो आप भी डायरेक्ट करके देखोगे तो बन जाएगा। कहता है कि ये 4 आकृतियां हैं, नॉन वर्बल थोड़ी सी ज्यादा ही हुई है अब की बार, कि 4 आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों में कहता है 3 किसी प्रकार सिमिलर हैं। तो बताओ इनमें से चौथी आकृति कौन सी आकृति ऐसी है जो ओड है। 3 किसी प्रकार कोई ना कोई तो मेल लेती हैं, ठीक है, कोई रिलेशन बनाती हैं, लेकिन एक आकृति है जो इनसे अलग है। तो क्या कहोगे बच्चों, देखो पहले को हम देखते हैं। तो पहले में अगर मैं बात करता हूं तो 3 आकृतियां हैं और 3 आकृतियां, तीनों की तीनों आकृतियां अलग अलग हैं, तीनों की तीनों आकृतियां क्या हैं, अलग अलग है। सेकंड को भी देखा जाए तो तीनों की तीनों आकृतियां क्या हैं, अलग हैं, और लास्ट को भी देखा जाए तो तीनों की तीनों आकृतियां क्या हैं, अलग हैं। लेकिन सेकंड जो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें 2 आकृतियां सेम है, मतलब ट्रायंगल बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तीनों आकृतियां सिमिलर नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर थर्ड है सर, क्योंकि ये तीनों जो हैं फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो हैं आकृतियाँ जो हैं, ये आकृतियाँ आपस में मेल खाती हैं कि तीनों की आकृतियाँ अलग अलग है डिजाइन की हैं, लेकिन थर्ड वाले में 2 आकृतियाँ सिमिलर हैं, मतलब 2 ट्रायंगल दे रखी हैं इसमें। नेक्स्ट, ये भी सीरीज है, कहता है कि ये सीरीज है। फिर अगली से कहता है थर्ड सीरीज क्या आएगी। तो ये भी एलिमेंट्स है बच्चों, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हमने एलिमेंट्स को पकड़ा, सर्कल यहाँ से सेकंड पे आया, फिर थर्ड पे आया, तो अब फोर्थ पे आना चाहिए बच्चों, ठीक है। और फिर क्या है कि जो अगले वाला है वो लास्ट में चला जाता है, अगले वाली कंडीशन क्या चली जाती है, लास्ट में। तो यहाँ से इसका मतलब ये यहाँ आएगा। ऑप्शन पे चलो बच्चों, स्टार्टिंग में बॉक्स लास्ट में सर्कल, तो हमारा आंसर ये आ गया। 2 एलिमेंट से ही मेरे को पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें जो ये नॉन वर्बल की आती है, एलिमेंट्स होते हैं, मूव्स करते हैं कि कितने मूव्स करते हुए चलती है। तो यहाँ पर ये एंगल तो नहीं चल रहा, लेकिन ये स्टेप छोड़ के चल रहा है कि ये अगले स्टेप पे आए, फिर अगले स्टेप पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर वही है कि मुझे ओड एंड आउट निकालना है कि 3 आकृतियाँ किसी प्रकार सिमिलर हैं और इनमें से एक अलग है। ध्यान से देखो बच्चों इस आकृति को, ध्यान से देखो इस आकृति को। 3 किसी न किसी प्रकार सिमिलर हैं, एक आकृति अलग बनाई गई है। तो बताओ वो उनमें से कौन सी अलग है। हाँ, तो देखो बच्चों, फर्स्ट आकृति को अगर मैं देखता हूं, सेकंड को अगर मैं देखता हूं और थर्ड को, तो मैंने इस आकृति को इस आकृति के साथ मैच किया, तो ये सर इसका मिरर इमेज बना रहा है, बना रही ना, ये इसकी क्या बना रही है, मिरर। तो ये भी इसकी मिरर इमेज बना रही है। देखो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो यही आकृति बनेगी। तो अगर मैं इसको भी इसके साथ लेता हूं तो ये इसकी भी मिरर इमेज है, पर ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, क्या बनाई हुई है, वाटर इमेज बनाई हुई है। देखो टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप, यहाँ पर लेफ्ट की चीज़ राइट और राइट की चीज़ लेफ्ट पे आ रही है, लेकिन यहाँ पर टॉप की जो चीज़ है वो बॉटम पे जा रही है और बॉटम की जो चीज़ है वो टॉप पे जा रही है। इसका मतलब इसने फोर्थ वाले में मिरर इमेज के बजाय वाटर इमेज बनाई हुई है। बाकी सभी आकृतियों में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में मिरर इमेज बनी हुई है।
तो इस कहेंगे ना कि ये तीनों आकृतियां सिमिलर हैं और ये क्या है बच्चों, एक अलग आकृति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंप्लीट द फिगर, आकृति को पूर्ण करना है भाई। यहां पर एक आकृति मिसिंग है और कहता है कि कौन सी आकृति यहां पर आके इस पैटर्न को फॉलो करेगी। तो मैंने बच्चों इसमें क्या बता रखा है आपको कि आप इस आकृति को यहां पर इमेज करो, सोचो, बनाओ कि आकृति कैसी होगी। ठीक है, जब मैंने इसको इमेज किया यहां पर आके, तो नीचे वाली आकृति में देखा जाए तो नीचे ब्लैंक है, तो इसका मतलब ऊपर डार्क हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर डार्क होना चाहिए, नीचे जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, और ये लाइन इसमें कंप्लीट है तो ये लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। ये वाली आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें नीचे की तरफ ब्लैंक, या तो आकृति ये होगी या आकृति ये होगी। फिर हमने इसको देखा तो ये आकृति यहाँ पर इस पैटर्न को कंप्लीट करनी चाहिए, जबकि ये पहले वाले में इसको कंप्लीट नहीं करेगी। तो आंसर क्या चला गया बच्चों, 4 चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ रहा है कि आकृति को कंप्लीट करना है। आकृति को हमें कंप्लीट करना है, तो बताओ इनमें से कौन सी आकृति होगी जो यहाँ पर कंप्लीट इस पैटर्न को फॉलो करेगी। फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसने क्या किया है, कॉर्नर पे कट लगाया हुआ, हमने भी इसे कट लगाया। ठीक है, फिर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा और स्क्वायर के साथ में यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो हमने देखा स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन इसलिए कि ये एरो यहाँ तक नहीं आया। तो आंसर क्या आ गया भाई, फर्स्ट आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति एडजस्ट की जाएगी वहां से, ऑप्शन से। तो इसका मतलब पहली और दूसरी में कोई इसने एक पैटर्न बनाया है, कोई सिमिलरिटी बनाई है, उसी प्रकार थर्ड एंड फोर्थ में सिमिलरिटी जानी चाहिए। तो मैंने पहले बच्चों फर्स्ट को समझा, तो फर्स्ट में क्या किया गया है, तो नीचे वाले का जो रोम्बस है वो ऊपर चला गया और ऊपर वाले का सर्कल नीचे आ गया। इसका मतलब है नीचे स्क्वायर आएगा और ऊपर जो है ये इस प्रकार स्क्वायर की कंडीशन बनेगी। ठीक है, फिर नीचे वाला तो नीचे ही है, तो इसका मतलब पॉइंट नीचे ही रह जाएगा और हमारे पास एरो ऊपर ही रहेगा। तो क्या कहोगे, कौन सी आकृति बनी बच्चों, सेकंड आकृति इज करेक्ट आंसर। पहली और दूसरी आकृति में कोई पैटर्न है, कोई फॉलो है, पैटर्न की कंडीशन बनाई हुई है, उसी प्रकार थर्ड एंड फोर्थ में कंडीशन बनेगी। तो वहाँ पर आपने देखा कि ऊपर वाली जो पिक्चर है वो नीचे आई हुई है और नीचे वाली पिक्चर ऊपर आई हुई है। मिडल में जो सिंबल्स बनाए गए हैं वो मिडल में ही दिए गए हैं। नेक्स्ट, फिर एक मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि ये एक एसआई है, एसआई है हमारे पास 4160, 1 ईयर का एसआई है, तो इसका मतलब टाइम जो है 1 ईयर है और रेट क्या है बच्चों, 8% है। ठीक है, तो कहता है कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल का फंडा क्या लगाओगे बच्चों, एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट गुना टाइम। तो एसआई क्या है आपके पास 4160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या है बच्चों 8 मल्टीप्लाई टाइम क्या है 1 ईयर। आपने इसको काटा तो 520 और 520 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 52,000 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा एसआई का था, एक ही साल का जो है ब्याज दिया गया था। तो मैथ का क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग बच्चों, क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग दी गई है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में पहले एक वर्ड है, उस वर्ड को इसने इस वर्ड में रिप्लेस किया, तो आपको कह रहा है कि इस वर्ड को सेम कैसे रिप्लेस किया जाएगा। तो पहले बच्चों इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैंने इस क्वेश्चन के या तो रैंक लिखते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, रैंक लिखोगे तो हमने लिखा 4, 25, 14, 1, 19, 20 एंड 25। यहाँ पर मैंने लिखा 14, फिर 25, 4, 1, 25, 20 एंड 19। जैसे ही मैंने बच्चों ये रैंक लिखे ना, वैसे ही रैंक यहाँ पर रिपीट हुए। ठीक है,
आए पर वही सारे अल्फा डिजिट या कहेंगे कि रिपीट हुए हैं, तो फिर मैंने इसको गहराई से देखा तो हमारी जो सेकंड रूल है वो इसमें, थर्ड रूल है वो इन्वॉल्व हुआ कि इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया इसने, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और उन्हीं पार्टों को वहीं पे ही पलट के रख दिया उसने, ठीक है, अपोजिट्स कर दिया। तो देखो n को आगे लेके आया, y बीच में मिडिल है और d को पीछे लेके आया, फिर a सेम अपनी जगह पर सेम टू सेम लिखा गया है मिडिल अल्फाबेट a, फिर उसके बाद पीछे वाले पेयर को फिर पलटा, y आगे चला गया, t सेम बीच में रह गया और ऐसे आगे, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, s e और r बच्चों ये पलट दिया, p सेम रह गया, d n और o, तो SERPDNO, SERPDNO। सर पहला ही इसका आंसर करेक्ट है, पहले ही क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। कोडिंग डिकोडिंग क्या चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। जब कोई क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन का ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से लिया गया है, ताकि मुझे सिलेबस का पैटर्न का पता चले कि इसमें कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर कहता है अमेंडेड आकृति है, ये आकृति ढूंढनी है, कौन सी की ऑप्शंस में कौन सी आकृति में दी गई है, ये आकृति अब ऑप्शन में कौन सी आकृति में आपको मैच हो रही है, कौन सी आकृति में आपको ये क्वेश्चन आकृति नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों सर्कल सभी में है। सर सेकंड वाला तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा, सेकंड की कंडीशन अगर देखी जाए, फोर्थ भी किसी एंगल से नहीं लग रहा और थर्ड भी किसी एंगल से, सर किसी न किसी प्रकार फर्स्ट में बन सकता है। तो फर्स्ट को अगर देखा जाए बच्चों, सर्कल ये हो गया, उसके बाद दो लाइनें हमारे पास अंदर से आ रही है, ये कंडीशन हो जाएंगी, और हमारे पास लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब फर्स्ट आकृति में कंप्लीट जो है वो आकृति नजर आ रही है। नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ठीक है। पेपर को कट करके उसको फोल्ड करके कट कर रहा है और बाद में कह रहा है कि इसको ओपन किया जाए तो इसकी आकृति कैसी होगी। पहले क्वेश्चन एक पेपर जो है वो एक स्क्वायर के आकार का था, स्क्वायर के आकार के बाद उसने क्या किया बच्चों, कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड किया, दो कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड किया, दो को यहाँ पर उसने पहले ही दो होल बनाए हुए, अंदर की तरफ यहाँ पर उसने होल बनाए, तो इसका मतलब जब ये होल वापस ओपन होंगे तो ये होल वापस यहाँ पर भी आएंगे, है ना। तो इसका मतलब फाइनल आकृति हमारे इस प्रकार की दिखाई देगी। देखो इसमें हैं होल हैं, पर होल की जो रोटेट वो दूसरी तरफ जा रही है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसमें दो होल जो है ऑलरेडी दिए गए वो गायब है, ये वाली कंडीशन सही है सर, ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती। तो थर्ड ही जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। हर पेपर में वेन डायग्राम भी देखने को मिलता है, ठीक है। आरेख, तीन वर्ण है, मदर्स, सेल्स मैनेजर्स एंड मेल्स। कहता है इनको कौन सा ऑप्शन सही सही रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूँगा कि ये सर्कल मदर्स का है, ये मैनेजर्स का है और ये हमारे पास मेल। अब अपने सर्कल बनाओगे, फिर उसके बाद देखोगे कि कौन सा सर्कल किसके अंदर कितना इन्वॉल्व हो सकता है। हमें पता है सर मदर्स और मेल्स दोनों सर्कल अलग अलग हैं, अलग अलग है। फिर उसके बाद हमने सोचा सेल्स मैनेजर, तो महिलाएं भी सेल्स मैनेजर हो सकती हैं और मेल्स भी सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, इसीलिए और सेल्स मैनेजर इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये इसका करेक्ट आंसर है सर, मतलब सेकंड इसको करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजिक्स। क्या किसको चैप्टर से नहीं लिया गया है, एनालॉजिक्स चैप्टर से। जब बीच में रेशियो आएंगे तो समझ जाओ कि एनालॉजिक्स का कोई चैप्टर है, ठीक है। एनालॉजिक्स का क्वेश्चन उठाया गया है और एनालॉजिक्स में तीन प्रकार की टाइप्स होती हैं, पहली डिजिट वाली, सेकंड अल्फाबेट वाली और थर्ड होती है हमारे पास जो है वो वर्ड वाली। तो बच्चों यहाँ पर हमने वर्ड पढ़ा ब्राज़ील, फिर साउथ अमेरिका, तो इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वही सिमिलरिटी मुझे यहाँ लेके जानी है। तो मैंने इन वर्डों को पढ़ा ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका। तो बच्चों आपको पता है कि ये ब्राज़ील जो देश है ये साउथ अमेरिका की ही उसमें आता है कंटिनेंट। तो इसी प्रकार श्रीलंका कहाँ आता है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, एशिया।
कैपिटल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का यूज नहीं हो सकता, कंट्री तो है पर वहाँ कंट्री लिखा होता तो यहाँ पर भी कंट्री आ सकता था। यहाँ पर जिस प्रकार की इसने सिमिलरिटी ली है वही सिमिलरिटी यहाँ आनी चाहिए। तो यहाँ ब्राजील श्रीलंका देश है, किसका है भाई? एशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर बच्चों। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो अगर आपका ये पहला ही क्वेश्चन आ जाए और आप इसको 10 सेकंड 15 सेकंड तक देखो, अगर आपके दिमाग में इसके कुछ रूल समझ आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ के आगे 10-5 क्वेश्चन बनाओगे तब इस क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि ये एक बार देखने से समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, दोबारा फिर आओगे इस पर। ठीक है, ये नहीं कि इसको आज तो बना के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार समझ में आए तो आगे करो, अदरवाइज छोड़ के थोड़े 4-5 क्वेश्चन करो, फिर इसके रूल फिर दिमाग में आएंगे। मैंने इसको आपके रूल क्या बनाए हुए हैं, मैंने कहा है कि जब भी इसको आप देखोगे, चाहे वो सर्कल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, इसमें क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। कोई तो लो डिजिट होते हैं, कोई हाई। अगर लो डिजिट ज़्यादा है तो उनसे हाई डिजिट की तरफ बनो, और हाई डिजिट अगर ज़्यादा दे रखे हैं तो लो डिजिट बनाओ। ठीक है, या तो ये रो में या फिर ये कॉलम में सोल्व हो सकता है। तो मैंने इसको देखा, तो हम अगर इसको इस प्रकार देखें तो देखो 25 और 14 जो हैं वे छोटे डिजिट है और 92 क्या है? एक बड़ा डिजिट है। तो आप 25 और 14 से इसको बनाने की कोशिश करके देखो कैसे बन सकता है। मल्टीप्लाई, ऐड, इन दोनों को ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई, स्क्वायर करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जोड़ के आप इसको 92 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर वो 92 बन जाता है तो उसी पैटर्न पे आप अगला बनाओ और उसी पैटर्न पे अगला बनेगा। आप दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। तो 92 बनाने के लिए हमने देखा सर कि 25 और 14 को अगर मैं बना के चलता हूं तो देखो, अगर मैं 25 को 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? 50। मुझे 92 बनाना है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 3 हमारे पास होता है 42, तो इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास बच गया 92। ठीक है, अब यही पैटर्न मैं दूसरे पे फॉलो करता हूं। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई दूसरा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 104 आया बच्चों। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 और 16 तीय होते हैं बच्चों 48, और इस दोनों का ऐड करें तो बन जाता है 152। बिल्कुल करेक्ट मिल गया भाई। मतलब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, मिडिल वाले को 3 से, दोनों को ऐड करके नीचे लिखा हुआ। दोनों छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट बनाना, दोनों छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट की कंडीशन बनी। तो यही तो सबसे पहले तो इसका पैटर्न पता होना चाहिए बच्चों कि पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर कि कंडीशन किस प्रकार जाएगी इसकी, इस क्वेश्चन के सोल्व किस प्रकार करेंगे। अब कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो दिमाग में कितनी भी टाइम लगाओ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन इस पैटर्न पता है कि ये इसी प्रकार सोल्व होगा। अगर मैं दोबारा भी देखूंगा तो इसी प्रकार देखूंगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, मिडिल वाले को 300, दोनों को ऐड करके 92। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऐड करके 152। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 80 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 45, 5 और यहाँ पर आ गया सर 125। आंसर आ गया जो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कहता है बच्चों ओड है, ओड एंड आउट कि ये 4 वर्ड बनाए गए हैं, इन चारों में किसी प्रकार के 3 की सिमिलरिटी है और एक अलग है। तो ये क्या आ गया? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इनके डिजिट। आप इसके रैंक लिखोगे। ठीक है, ये 11 पे आता है, ये 8 पे और ये 4 पे। क्या कहोगे? यहाँ पर 3 माइनस हो गए, यहाँ पर 4 माइनस हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये 20 आ गया बच्चों, ये 17 आ गया और ये 13। तो यहाँ पर 3 माइनस और यहाँ पर 4, मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। अगर दूसरे वाला इनसे अलग आ गया तो वो तो आउट ही है। यहाँ पर देखो ये 12 है, ये 9 है और ये हमारे पास क्या है? 6 है। तो यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस, का मतलब ये अलग है। यहाँ पर देखो 8, 5 और 1, तो यहाँ 3 माइनस और 4, इसका मतलब 1, 2 एंड 4 जो ये ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं। और ये जो थर्ड जो है ये गलत है बच्चों, क्योंकि इसमें 3 की माइनस चल रही है और उसमें क्या चल रही है? 4 की माइनस। तो ये थे बच्चों आपके 25 क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही पैटर्न पे पेपर आता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन की कंडीशन भी पता चलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा पेपर का तीसरा स्टेप था बच्चों। ठीक है, तीसरा स्टेप।
नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम एक और क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे।